में हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है खबरनामा का। तो जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति गरमाने लगी है और इसी मसले को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 40 मिनट से अधिक समय तक चली और इन नेताओं की मांग रही कि देश में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जिससे पिछड़ी जातियों के विकास में तेजी लाई जा सके। कई दशकों से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, लेकिन अब एक बार फिर से ये आवाज तेज होने लगी है। कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी इसकी मांग की है। नीतीश कुमार ने बैठक के बाद कहा कि सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना की मांग की। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों का इसको लेकर एक ही मत है। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के एक मंत्री की ओर से बयान आया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, इसलिए हमने बाद में बात की। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात सुनी है। वहीं राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐतिहासिक काम होकर रहेगा। जब जानवरों की गिनती हो रही है तो फिर इंसानों की गिनती भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर धर्म के आधार पर गिनती हो रही है तो जाति के आधार पर भी गिनती होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना की यह मांग कितनी उचित है। क्या जातिगत राजनीति करने वाली पार्टियों की इस कारगुजारी से समाज में जातिगत कटुता नहीं बढ़ेगी? वही सवाल यह भी कि 15 साल सरकार में रहने के बाद भी विकास कहां छूट गया जो जातिगत आंकड़ों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही कुछ धारदार सवालों के साथ करेंगे बड़ी बहस। जाति जनगणना जरूरी इसलिए है कि देश के सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का सही निर्णय लिया जा सकता है। किसकी कितनी संख्या है, आज जो आप देख रहे हैं रिजर्वेशन के लिए क्या संख्या है, तो सब तो 31 के टाइम का है। अब एक बार सबका हो जाएगा तो पता चलेगा। तो इसलिए सबके हित में कि एक बार हो जाए जनगणना जाति आधारित, तो सबके उत्थान के लिए। पीएम से आज आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया पीएम ने सर? कितनी उम्मीद है? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ सबकी बात सुनी और सबकी बात जब सुन लिए हैं तो आखिरकार समय उन्होंने दिया है और सबकी बात सुन ही लिए, तो निर्णय तो उनको लेना है, लेकिन बात तो सबका सुने है ना। सर तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने का कह रहे हैं कि कई मंचों पर नहीं, देखिए ये सब बात कौन क्या कहता है उसमें हम लोग को कुछ नहीं कहना है। ये तो सर्वसम्मति की चीज है। मेरे पास भी आए लोग अपोजिशन लोगों के प्रस्ताव पर, हमारे नेता की मांग पर 2 बारी जो है बिहार विधानसभा से जातीय जनगणना पारित किया गया और हम लोगों ने भी इस बार मांग की। हमने खुद मुख्यमंत्री जी से बोला चलिए कमेटी लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। ये बात बताइए कि आखिर क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसका जवाब हमको नहीं लगता कि शायद किसी के पास होगा। जातीय जनगणना होने से ये नेशनल इंटरेस्ट में है। जो लोग गरीब हैं, निचले पैदान पे रहने वाले लोग हैं, समाज जो है, उनके लिए विकासकारी योजना, बजट में प्रोविजन, ये सारे काम होंगे। और आपके पास किसी भी सरकार के पास जो है साइंटिफिक डेटा नहीं है। आप पेड़ों की गिनती करते हो, आप जानवरों की गिनती करते हो, लेकिन इंसानों की भी गिनती होनी चाहिए। 1931 में लास्ट जनगणना हुई, जाति जनगणना, उसके बाद से आजादी से पहले, उसके बाद से नहीं हुई। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा इसकी बैकग्राउंड समझाते हैं कि आखिरकार ये जातिगत जनगणना का जो शोर है वो आखिर क्यों जो है वो अब आ चुका है। स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि जातिगत ये जनगणना है, इस पर रार क्यों हो रही है। पहली बार जो है वो जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी जब जातियों के आधार पर जनगणना की गई। वहीं 1941 में भी इसका डेटा कलेक्ट किया गया था, जातिगत आधारित जनगणना की जो है बात की गई थी और उस पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई थी। 1941 में डेटा कलेक्ट तो किया गया था लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि कौन सी जातियों की कितनी भागीदारी है, कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है।
2011 में भी सामाजिक और आर्थिक जाति की जनगणना इसके आधार पर जाति की जनगणना की गई कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर किस जातियों के कितने लोग हैं, लेकिन 2011 में भी इस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो बड़ी आपको बातें बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना पर आज जो शोर शराबा एकदम से तेज हो गया है, उसके आखिर मायने क्या हैं? दरअसल अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव ये रहने वाले हैं और अधिकतर राज्यों में जातिगत जो आंकड़े हैं वो हावी रहते हैं। जात आधारित जनगणना है वो सरकारों के लिए संवेदनशील विषय है और कई राज्यों में खासकर यूपी बिहार जहां से ये आवाज बहुत तेज हो रही है, वहां पर जदयू जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, अपना दल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और आरपीआई जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र की, उन्होंने भी इसकी मांग की है। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी भी जाति आधारित जनगणना की बार बार सुर जो है इसको लेकर बुलंद करते रहे हैं। सीएम नीतीश के साथ इसी को लेकर 10 दलों ने पीएम मोदी के साथ बैठक की है। बड़े दल इसमें शामिल रहे, इसमें राजद, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, इसकी तेजस्वी यादव ने अगुवाई की और जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठाई है। तो ये जातिगत जनगणना जो है उसके ऊपर आपको मोटी मोटी जानकारी हमने आपको दी। सबसे पहले ये 1931 में की गई थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के जो विचारधारा के लोग थे उनके मनमाफिक लोग तमाम अहम पदों पर बैठे हुए थे। 1941 में भी इसका डेटा कलेक्शन हुआ था, यानी कि जातिगत आधारित जनगणना जो है वो की गई थी, लेकिन इसका डेटा जो था 1941 में वो सार्वजनिक नहीं किया गया। तो आज भी हम इस डेटा का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि फलां जाति का जो है वो इतना आधार है जनसंख्या में, वो 1931 की जनगणना के आधार पर कही जाती है। 2011 में भी सामाजिक और आर्थिक रूप से जातिगत जनगणना की गई थी। इस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में और इस बार भी डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो ये एक बड़ी वजह है कि 1931 जब हमारा देश गुलाम था, उसके बाद आज़ादी के बाद 2 बार इस तरीके की प्रैक्टिस हुई, लेकिन उसके बाद डेटा को पब्लिक नहीं किया गया, लोगों को बताया नहीं गया। तो इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक वजह हो सकती हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि करीब 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सरकारें हैं बहुत ही संवेदनशील हैं, क्योंकि जातिगत आंकड़े उनको फिट करने होते हैं। जब विकास जैसे बहुत सारे मुद्दे पार्टियों के पास गिनाने के लिए नहीं बचते, तो इस तरीके का जातिगत कार्ड खेला जाता है। जनता दल यूनाइटेड, अपना दल और आरपीआई ने भी इसकी मांग उठाई है। तो हमारे सहयोगी मुस्कान न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं, इसी पर उनकी राय जानेंगे। मुस्कान, जिस तरीके से अब एक बार फिर करीब 7 राज्यों में चुनाव हैं, खासकर इसी तौर से हम आज ये बात उठा रहे हैं कि जब चुनाव आ रहे हैं तभी एकदम से ये बिहार से आवाज एक सुर बुलंद हो गए। 11 पार्टियों ने मांग उठाई है कि जातिगत जनगणना हो। किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? पवन, देखिए दोनों ही मुद्दों पर आज बात करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं, वहां पर पूरे तरीके से जातीय जनगणना जो है इसका मुद्दा उठाया जा रहा है। अगर बिहार के पूरे फैक्टर की बात करें तो वहां का पूरा जो फैक्टर है वो जातीय आधार पर है, क्योंकि वहां पर जातीय वोट बैंक बहुत ज्यादा है। 2 जातियों की अगर बात करते हैं तो देखिए तेजस्वी यादव चाहे हो या फिर चाहे नीतीश कुमार हो, ये दोनों धुर विरोधी हैं और सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर ये एक साथ आए हैं। तो ये समझने वाली बात है। इसी बात से ये साफ हो जाता है कि कितना जातीय जो जनगणना है वो बिहार के लिए जरूरी है। जिस तरीके से आपने खुद ने बताया, अगले साल विधानसभा चुनाव है 7 राज्यों में और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। अब इन तमाम चुनावों को देखते हुए यहाँ पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। अब आपको थोड़ा डाटा बताते हैं कि ये जातीय जनगणना जरूरी क्यों है। देखिए जेडीयू जो है वो कोयरी और कुर्मी वो वोट बैंक वहां पर है, और अगर बात करें मुस्लिम और यादव की, तो इसी आधार पर देखिए मुस्लिम और यादव जो वोट बैंक है वो एमवाई तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव जो है उन्होंने बहुत लंबे समय तक इसी आधार पर, इसी वोट बैंक के आधार पर बहुत लंबे समय तक राज किया है बिहार में और इस पर काबिज रहे हैं। लेकिन अब देखिए ये दोनों ही जातियां जो है, अब जिस तरीके से जेडीयू की बात कर ले तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं। तो ये जो बात है, ये जो तमाम चीजें हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए बिहार में जातीय समीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हालांकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अगर जातीय माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर जातीय समीकरण, जातीय जनगणना यहाँ पर होती है तो विकास के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रास्ते विकास के नहीं, यहाँ पर रास्ते जातीय वोट बैंक के खुलने जा रहे हैं। जैसे ही जातीय जनगणना होती है आपको पता चलता है कि आपकी जाति के कितने लोग वहां पर हैं, उसी हिसाब से वोट बैंक यहाँ पर चुना जाएगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर वहां पर जातीय जनगणना होती है तो उनका मतलब यह है कि सीधे तौर पर वोट बैंक बनाने में आसानी होगी।
अब अगर बात बीजेपी की कर ले तो बीजेपी लगातार अब इस मुद्दे से भटकते नजर आ रही है। वो लगातार मना कर रही है, उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि जातीय जनगणना के समर्थन में वो नहीं है। लेकिन अगर बात 2018 की करें तो उस समय राजनाथ सिंह, जो उस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, माफ कीजिएगा केंद्रीय गृह मंत्री थे, उस समय उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि 2021 की जो जनगणना होगी वो जातीय आधार पर होगी। उस समय वो खुद ये बातें कहते आ रहे थे कि जातीय आधार पर जनगणना होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब जातीय जनगणना से क्यों मुकर रही है बीजेपी। दोनों ही पार्टी की बात कर रहे हैं। एक और तो बिहार में पूरे, और सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं ये बातें उठती नजर आ रही है। कई दल हैं जो एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं और जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब बीजेपी लगातार इसको नकार रही है, लेकिन जब वो खुद ये बात कहते नजर आ रहे हैं, 2011 में जब जातीय आधार पर जनगणना हुई थी उसमें आंकड़े पेश नहीं किए गए थे कांग्रेस के राज में। वो आंकड़े जो है वो 2015 में पेश होने थे। लेकिन जब 2014 में सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई, तो आखिर सरकार ने ये आंकड़े क्यों पेश नहीं किए, ये भी जानने वाली बात है। और इसी के साथ अगर आप ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, आपको ओबीसी आरक्षण से परहेज नहीं है, आपको आरक्षण के तहत नौकरियां देने से परहेज नहीं है, तो आखिर जातीय जनगणना से परहेज क्यों है, ये सवाल बीजेपी से उठाने भी लाजमी है, बीजेपी से पूछने भी लाजमी है। क्योंकि वाकई जब आप एक समय में जातीय जनगणना जो है उसके समर्थन में है, तो अब ऐसी क्या बात है जो आप इसके समर्थन में नहीं है, आप साफ तौर पर नकार रहे हैं। और आज इस तरीके से मीटिंग हुई है, इसमें भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आगे जातीय जनगणना हो सकती है। अब ये हालांकि देखने वाली बात है, चर्चा का विषय है कि ये होगी या नहीं। लेकिन लगातार जिस तरीके से बीजेपी पहले समर्थन में रही है और अब जो पूरे तरीके से विपक्ष में इस मुद्दे पर हो गई है, ये बीजेपी से जानना जरूरी है कि आखिर अब क्यों इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है, अब क्यों जातीय आधार पर जनगणना नहीं हो सकती है। मुस्कान, ये तो ठीक है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में जो इनके ऊपर एक टैक्टिक्स, एक प्रेशर बनाया जा रहा है, उसके आधार पर 2011 की बात जनगणना हो जाए। लेकिन फिर वही बात, क्या आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे? दूसरी बात, जरूरत भी क्या है? अगर बिहार, सबसे बड़े सुर जो है वो बिहार से उठ रहे हैं, बिहार की बाढ़ जो है वो देश का हर राज्य जानता है। 15 साल करीब आरजेडी का वहां पर राज रहा, उसके बाद नीतीश कुमार जी लगातार बने हुए हैं। इतने लंबे सत्ता काल के बाद भी, इतनी लंबी समय तक सरकार चलाने के बाद भी आपको विकास की योजनाओं के लिए जातियों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्या जब वो बाढ़ आएगी तो उसमें ये योजना होगी कि ये फला जाति के लिए जो है इसके दरवाजे पर हम अपनी वोट भेजेंगे और ये फला जाति का है तो इसके लिए नहीं भेजेंगे क्योंकि ये जातिगत आंकड़ों में नहीं आता हमारा, ये तो अगड़ा है, या फिर ये पिछड़ा है तो ये क्रीमी लेयर का है, इसके यहाँ नहीं भेजेंगे? क्या ये होगी? या फिर ऐसा भी होगा कि सड़क बनेगी तो ये बताया जाएगा कि ये फला जाति का, इसलिए इसके दरवाजे तक सड़क नहीं जाएगी? पवन, देखिए यही बात मैं आपको शुरुआत में कहने जा रही थी कि अब ये जो जातीय जनगणना है, चाहे वो कोई भी इसके समर्थन में हो, सबसे ज्यादा क्योंकि अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, इसी के मद्देनजर ये जातीय जनगणना का मुद्दा उठा है। चुनाव नजदीक है, अब जब आपके पास विकास के मुद्दे नहीं है तो आपको फिर जाति के आधार पर अपना वोट बनाना होगा। क्योंकि जब आपके पास चुनाव के मुद्दे नहीं है, आपने विकास नहीं किया, हमने देखा अभी बाढ़ में किस तरीके से बिहार डूबा है, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश की कुछ हिस्सा हो, वो डूबा है पूरे तरीके से बाढ़ में। और जब आपके पास अब आपने विकास नहीं किया है, आपके पास मुद्दे नहीं है चुनाव में उतरने के लिए, तो आपको कोई तो मुद्दा चाहिए। इसी वजह से जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। क्योंकि आप अगर जातीय जनगणना होती है तो आपको पता चलता है कि आपकी क्या समीकरण वहां पर बन रहे हैं और आप उसी आधार पर लोगों को साधने का प्रयास करेंगे। यही सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि एक उनकी विचारधारा हो सकती है जातीय जनगणना का समर्थन करने की। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर जब आप आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण आपने जातीय आधार पर किया है। अगर आप कहीं भी आरक्षण, हरियाणा की बात कर लीजिए, 75% आरक्षण उन्होंने दिया है और अभी सदन में ओबीसी में भी आरक्षण हुआ है। जब आरक्षण आप दे रहे हैं जातीय आधार पर, तो जनगणना जातीय आधार पर चुनना क्यों जरूरी नहीं है? क्यों बीजेपी इसके समर्थन में नहीं है और क्यों आरजेडी और बाकी तमाम पार्टियां इसके समर्थन में है, ये भी देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए कि बीजेपी के खुद के ही कुछ नेता ऐसे हैं, सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, बीजेपी के अंदर के ही कुछ लोग हैं जो ये तमाम बातें कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी जरूरी है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों इसके पक्ष और विपक्ष होते जा रहे हैं। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है तो आखिर इसका समाधान क्या निकलेगा और अगर ये आंकड़े जारी होंगे या नहीं, अगर जातीय आधार पर जनगणना होती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन हालांकि अभी बीजेपी का सिर्फ ये है कि वह आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह जनगणना होगी। अब देखना अहम होगा कि आखिर ये जनगणना किस आधार पर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से यही कि इसके दो मत क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे जब चुनाव नजदीक है, और ये भी जरूरी है कि जब चुनाव नजदीक है तभी ये मुद्दा क्यों उठा। मुस्कान, एक चीज और है
सबको पता है, पूरा देश जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम किस तरीके की राजनीति करती है, एक धर्म विशेष की राजनीति। और अभी अभी तो उनका बयान भी आ गया, वो भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। तो सीधी तौर पर वो भी यूपी के चुनाव में भाग ले रहे हैं। साफ तौर पर इसमें जातियों का भला कम बल्कि अपनी पार्टियों का भला ज्यादा दिखता है। बिल्कुल पवन, ये कहना देखिए बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि खुद ओवैसी एक मुस्लिम पार्टी चलाते हैं। 19% जो आबादी उत्तर प्रदेश में है वो मुस्लिम की है। हालांकि आंकड़े पूरे नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि 19% से कुछ ज्यादा जो आंकड़े हैं वो आबादी मुस्लिम की है वहां पर। तो जब आपको पता है, उसी आधार पर अब असदुद्दीन ओवैसी भी इस तरीके से जातीय जनगणना वो करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपके कितने जातीय समीकरण वहां पर बन रहे हैं तो आप उसी आधार पर राजनीति करेंगे। सीधे तौर पर ये सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति के कारण ही ये मुद्दा उठाया गया है। सीधे चुनाव में आपकी जाति के कितने समीकरण वहां पर बन रहे हैं और आप किस तरीके से उनको लुभाएंगे, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जनता को लुभाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आधार बनाया गया है जातीय जनगणना का। ये कहने की बातें हैं कि अगर जातीय जनगणना होगी तो जाति के हिसाब से आप विकास करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से आपने भी शुरुआत में ये बात कही कि आप अगर ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी 10% आबादी है तो आप 10% का विकास करेंगे। अगर सड़क पर चलना है तो इसी 10% को चलना होगा, बाकी 10% नहीं चल पाएगी। विकास होगा तो विकास तो सबके लिए होगा और एक मत पर होगा, लेकिन अभी जो ये मुद्दा है वो सिर्फ विकास का नहीं है, ये सीधे तौर पर चुनावी मुद्दा है। और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो यहाँ पर चुनावी समीकरण ही बनते नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुस्कान, हमारी सहयोगी। वो लगातार बता रही थी कि अब ये जो जातिगत जनगणना हो रही है वो जातिगत नफरत में भी बदल सकती है आगे आने वाले समय में, क्योंकि पूरा कुछ जो कुछ हो रहा है वो फिलहाल राजनीति से जुड़ा हुआ ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर कोई बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहस को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबरनामा में। आज हम बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना का जो जिन्न है उसको हम कहेंगे वो एक बार फिर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम है, उनके साथ करीब 11 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और जातिगत जनगणना की बात कही है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी नेता राहुल आनंद और आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार जी। बहुत स्वागत है भाई अरुण कुमार और राहुल आनंद जी, आप दोनों का। आपसे शुरुआत करते हैं भाई अरुण कुमार जी। 15 साल तक चलाई सरकार, फिर भी जातिगत जनगणना की क्यों है दरकार? देखिए, ये जो आप 15 साल की सरकार की बात कर रहे हैं, इससे जनगणना का कोई लेना देना है ही नहीं। 15 साल की सरकार और 15 साल की नई सरकार, ये जो आप बोल रहे हैं, ये लोगों को आप बताने का काम कर रहे हैं कि विकास 15 साल नहीं, जब से सरकार बनी है तब से विकास आगे की ओर बढ़ ही रहा है देश हमारा, और राज्य भी बढ़ रहा है। विकास नहीं कैसे होगा? सरकार जो भी रहेगी विकास करेगी, हर एक सरकार विकास करती है, लेकिन जो व्यक्ति का विकास, जो समाज के अंतिम तबके का विकास, उसका विकास कौन करेगा? ये सरकार जब तक ये नहीं जान पाएगी कि अंतिम पायदान पर कौन खड़ा है, अंतिम पायदान पर जो महावीर स्थान, पटना के महावीर स्थान पर भीख मांगने वाला व्यक्ति की संख्या कौन है, कौन किस जाति से है, किस समाज से लोग ज्यादा भीख मांगते हैं, जब तक उसके बारे में भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता नहीं चलेगा, तब तक कैसे विकास संभव है? ये जनगणना हुआ 33 में और 11 में जो जनगणना हुआ उसका कहा जा रहा है कि करप्ट कर गया। क्या करप्ट कर गया भाई? बाकी डाटा करप्ट नहीं किया, बल्कि जाति का डाटा करप्ट किया। क्यों? आखिर हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों सरकार डाटा छुपाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ये डाटा छुपाए और कहती कि करप्ट हो गया? आप भारतीय संविधान की धारा 340 में जाइए तो आपको पता चलेगा कि क्यों जरूरी है हमारे जातीय जनगणना।
जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी, उस जाति की जनगणना नहीं मैं कर रहा हूँ, जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना का अर्थ होता है कि उस जाति का पूरा सोशल डाटा, क्या वो कर रहा है, उस जाति के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका आय का स्रोत क्या है। तो जब तक हम उनका टोटल नहीं जान पाएंगे तो कोई भी सरकार वो विकास नहीं कर पाएगा उस लोगों को। इसलिए जाति आधारित जनगणना, जातीय जनगणना इसे हम नहीं कर रहे हैं, इसे जाति आधारित जनगणना बहुत ही जरूरी है। ये राजनीति से क्या मतलब, आप लोग उसको राजनीति और चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार में तो कोई चुनाव नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने इसके लिए प्रयत्नशील हुए, जाके नीतीश कुमार से मिले, जाके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, अंततः प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और जाकर के आज मिले सभी दल के, उसमें बीजेपी के भी लोग शामिल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बिहार बीजेपी का जो लोग हैं वो भी शामिल है उसमें। ये 2 बार विधानसभा से पारित हुआ तो उसमें क्या बीजेपी ने समर्थन नहीं किया? बीजेपी ने भी समर्थन किया। तो जब बीजेपी समर्थन, ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। राहुल आनंद जी, ये जो डेलीगेशन मिला है इसमें आपकी पार्टी के भी लोग थे, क्या जरूरत है इनकी मांग मान लीजिए। जब तक पता नहीं चलेगा कि फलाना बंदा जो है वो इस अमुक जाति का है, तब तक उसको आप जो विकास की योजनाएं हैं वो पहुंच ही नहीं पाएंगी। देखिए पवन जी, सबसे अहम बात ये होती है कि जब इसका या हम शुरू करते हैं, आवाज इसका नहीं आ रहा। विकास करना हमारी क्षमता पर निर्भर करता है कि हमने तैयारियां कैसे की है। अगर देखा जाए ठीक उसी प्रकार से कि सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को नीतीश जी मिलने का आग्रह किए, और नीतीश जी खास करके बिहार के कद्दावर नेता में से आते हैं और उनके आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया। तो स्वीकार कर लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है और लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है ये यही पर बोली जाती है माला में। और कहने की बात यह है कि अगर आपसे मुझे मत भेद हो सकता है लेकिन मन का भेद नहीं हो सकता है, ये दोनों 2 बातें हैं। और जहां तक विकास की धारा की बात की जाती है कि जातीय जनगणना की, तो मेरा ये मानना है कि जातीय गणना जरूर होनी चाहिए। यहाँ 2 प्रकार की जाति है, एक अमीर की जाति है और एक गरीब की जाति है। इस अमीर और गरीब की जनगणना होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि कौन कितना पीछे है। खास करके आपको एक चीज और बताऊंगा, जो हमारे यहाँ जो SC ST के जो आंकड़ों को हम लोग जो देते हैं, खास करके उनकी जब जनगणना होती है तो एक सबसे अहम बात ये होती है कि अगर उसमें जिसकी स्तर में सुधार आई है इसके बारे में बताना चाहिए ताकि समाज में और देश में जो बातें हैं वो विख्यात हो। और जहां तक जातीय जनगणना की बात है तो मेरे समझ से सब लोग अपना अपना आवेदन देते हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास रखते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से देश को चलाना चाहते हैं। और खास करके जो कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में खुद इस प्रकार के कार्यों को नहीं कराया है और कभी भी उन्होंने उसका नाम दूसरा देकर जरूर जनगणना कराया। ठीक, हर 10 साल पे इस प्रकार के प्रावधान है, हम करते हैं और कराते भी रहते हैं। लेकिन बहुत अहम बात तब आती है और समाज की जो मतभेद है उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती कि अमीरी और गरीबी की जनगणना कराई जाए ताकि ये पता चले कि हमारे पास जो 2 प्रमुख लोग हैं वो किस किस प्रकार के हैं और जिसमें किसी के स्तर का सुधार हुआ है तो उसमें और क्या सुधार हो सकता है। ये बातों को ज्यादा अच्छा होता है कि अगर देश के सामने इस प्रकार की बातों को रखा जाए। ठीक है राहुल जी, आप दोनों के पहले राउंड में वक्तव्य आ गए, डिबेट ओपन करते हैं। राहुल जी, अब ये क्यों ना पूछा जाए आपसे कि आपकी जो सांसद हैं बदायूं से संघमित्रा मौर्य, सदन में कहकर खड़े होकर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप अब जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाइन दी थी कि हम 125 करोड़, उस समय करीब 121 करोड़ के आसपास आबादी रही थी, 121 करोड़ के आसपास उन्होंने कहा था कि मुझे तो 121 करोड़ भारतीय दिखते हैं, मुझे जातियां नहीं दिखती। तो आज संघमित्रा मौर्य की विचारधारा पर चलेगी बीजेपी या अटल बिहारी वाजपेयी की? जो शीर्ष नेतृत्व तो हमारा होता है और आपने जो एक बात कही, मैंने आपको एक बात कहा था अपने प्रारंभिक संबोधन में कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बातों को रखने की आजादी है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे सांसद ने बातों को रखा है वो उनकी अपनी निजी राय है। लेकिन जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बातें कही थी कि मुझे तो पूरे भारतीय ही दिखते हैं, तो मैं उसी स्टैंड पे खड़ा रहूंगा और
मैंने आपको पहले भी कहा कि देश में अगर जनगणना होनी चाहिए तो उसके स्तर में सुधार करके जनगणना होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि आपके देश में किन चीजों की जरूरत है। देखो, मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे भी पता है कि कभी भी किसी भी चीजों को जब बनाया जाता है तो वो एक एज्यूम कर किसी भी चीजों का परिणाम को निकाला जाता है। ये अभी की बात नहीं है, ये देश की आजादी की पहले की भी बात है। जब अंग्रेज भी शासन करते थे तो उस समय इसी प्रकार के शासन को किया गया था। ये चीज आपको नीतीश जी को समझाने में आप फेल क्यों साबित हो रहे हैं? क्या लगता है कि तेजस्वी जी और नीतीश जी एक बार फिर से, भले ही वो सांप बिच्छू कह रहे थे एक दूसरे को, लेकिन एक बार फिर से जो आपने कहा ना कि एक मोतियों की माला होती है, मतभेद की बात की आपने, मनभेद की बात की, तो ऐसा तो नहीं है फिर से एक मिंगल हो जाएंगे आपस में ही और आप फिर से सिंगल बीजेपी बिहार की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा और आपको इस चीज को विश्वास दिलाना चाहूंगा। मैंने आपको कहा कि जब कोई कंपटीशन देते हैं तो उस समय आपके विवेक पे और आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से किसी भी चीज को क्रैक करके उसमें आप एडमिशन पाते हैं। ठीक, अपनी जो बातों को रखा है और जो विपक्ष के जो नेता हमारे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी भी, वो लोग मिलकर प्रधानमंत्री के पास जरूर मिले हैं, लेकिन ये तय करेगा वहां का शीर्ष नेतृत्व कि उसको किस प्रकार से अपने देश को चलाना है। और विचार की जो श्रृंखला होती है, यही तो लोकतंत्र है। कभी राहुल जी, पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते आप पार्टी का पक्ष रखते हैं, क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई संदेश नहीं आता कि अमुक विषय पर आपको अमुक राय रखनी है? आपकी बातों में आजकल जो है वो स्पष्टता कम नजर आ रही है। आप ये सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर पा रहे कि जातिगत आधारित जनगणना होगी अथवा नहीं होगी। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सरकार तय करती है इसकी रणनीति, किस प्रकार से अपने देशवासियों को आगे बढ़ाना। और आपने ही एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो बहुत खूबसूरत लाइन था आपका, कि हमें तो पूरे भारतीय दिखते हैं, 125 करोड़ भारतीय दिखते हैं, जो भी आपने बात कही। तो मैं उसी स्टैंड पर रहूंगा, मेरी पार्टी का वही स्टैंड रहेगा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अमीरी और गरीबी की जनगणना होनी चाहिए। मैं समाज को बांटकर आगे बढ़ने वाली बातों को मैं और मेरी पार्टी, ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अरुण कुमार जी, गजब पॉलिसी लेकर आए हैं आपकी पार्टी सत्ता में जिनकी वजह से वापस आने से रह गई, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने से रह गए, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, आज वो भी आपके इस स्टैंड पे आपके साथ खड़े हैं। और वो आप जरूरी बता रहे हैं सर, वो तो बहुत जरूरी बता रहे हैं। अभी अभी उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। देखिए, ओवैसी जी का तो मैं वक्तव्य अभी नहीं सुना हूँ कि क्या उन्होंने कहा, लेकिन अभी हमारे प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो चित्र बोल रहे थे कि 125 करोड़ भारतीय दिखते हैं और अमीरी और गरीबी की जनगणना होनी चाहिए। दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि जिनको आरक्षण दिया गया है SC ST में, तो उनको क्या स्थिति हुआ, कि उनको कहाँ, किस जाति से किसको निकालनी चाहिए। अरुण कुमार जी, जो राहुल आनंद जी ने बताया कि अमीरी और गरीबी की जनगणना होनी चाहिए, क्या आप अमीर गरीब वाली जनगणना की बात कर रहे हैं, या फिर ये बात कर रहे हैं कि अमुक ब्राह्मण इतने हैं, अमुक ठाकुर इतने हैं, अमुक यादव इतने हैं, ठीक है, अमुक इतने हैं, अमुक कुशवाहा इतने हैं? हम यही समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जिस जाति ने जनगणना के किए हैं, जैसे कि ब्राह्मण कितने हमारे पूरे बिहार में या पूरे देश में है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति ये भीख मांगने वाली हुई तो उनको हम आरक्षण देंगे, लेकिन अगर कहीं वही ब्राह्मण की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़िया है तो हम उनको आरक्षण नहीं देंगे। आप ये पूछिए बीजेपी से कि क्या वो गरीबी और अमीरी पर मिल रहा है। आज जो भारत का संविधान की धारा 340 में जो लिखा हुआ है, उसमें गरीबी और अमीरी का जिक्र कहीं नहीं किया हुआ। हम संविधान से चलेंगे कि अपने अपने मन से चलेंगे, तो संविधान से देश चलता है। और संविधान की धारा 340 पे आप खोल करके पढ़ सकते हैं। सर, संविधान की ये धारा 340 जिसका जिक्र कर रहे हैं आप लोग, अपने यहाँ पर मुसहर जाति को क्यों नहीं समझा पा रहे? चूहे मार मार कर खाती है वो जाति, दलितों में भी महादलित है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ
कि ये जब तक जनगणना नहीं होगी कि चूहा मारकर खाने वाले की जनसंख्या क्या है और आते हैं राहुल उसके जी। लिए कैसे बजट में प्रावधान किया जाएगा, उसके लिए कैसे योजना बनाया जाएगा, ये जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तब तक संभव नहीं है ये। और आप कह रहे हैं कि इससे जातीय विद्वेष बढ़ेगा। उस जनगणना जो हो रही है वो हिंदू और मुसलमान का नहीं हो रहा है क्या? तो उसमें हिंदू और मुसलमान का हो रहा है तो कहाँ उसमें राइट हो रहा है, कहाँ हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं? ये जनता को भरमाने के लिए हो सकता है कि अब जाति, हम लोग इससे जातीय वैमनस्य नहीं बढ़ेगा, इसमें जातीय जो द्वेष है समाप्त होगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा और लोग जानेंगे कि इस जाति, हो सकता है कि कुछ कमजोर जाति के लोग हैं उसकी संख्या ज्यादा है तो लोग उसको ठीक दृष्टि से देख करके तो उसको इज्जत सम्मान करना जान जाएगा कि नहीं भाई ठीक है, उन लोगों को भी संख्या है इसलिए उन लोगों को इज्जत करना। राहुल जी तो महावीर मंदिर के बाहर कौन ठीक है, हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राहुल आनंद जी आपका जवाब पूरा कराएंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबरनामे में। आज हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना का शोर एक बार फिर से सुनाई देने लगा है और इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 दलों के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के जो गेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। राहुल जी आप अपना जवाब पूरा करिए। कि जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठते हैं डिबेट में उनको भी सारी सच्चाई से वो अवगत होते हैं। और खास करके मैं बताऊं कि बिहार के अंदर यादव जाति पहले जनरल कैटेगरी में आते थे, बाद में वो ओबीसी में आने लगे। ये लालू जी ने किया था अपने शासनकाल में। और खास करके मैं उसी जाति को लेकर बात कर लेता हूं कि उस जाति में भी एक से एक लोग हैं और बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हैं और अच्छे व्यवसायी भी हैं। आज के समय में अच्छे व्यवसायी भी हैं। अगर देखा जाए जो जातिगण जनगणना की जो बात है, मैंने आपको स्पष्ट कहा इस बातों को कि अमीरी और गरीबी की जनगणना होनी ताकि इससे ये पता चले कि हमारे अंदर समाज में और क्या सुधार की आवश्यकता है। ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गड्ढा खोदने का काम किया जाए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि चूहे मारकर खाने वाली जाति भी आपके यहाँ है। बिल्कुल है, लेकिन क्यों है, क्या है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? क्या उनकी हम जनगणना करके उनको हम सुधार सकते हैं? नहीं, उनके यहाँ हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर सुधारकर उनको पढ़ा लिखा कर तभी उनको हम सुधार सकते हैं। इसके बहुत सारे परिणाम भी आए हैं। और अगर बात कर लेते हैं स्वर्णों की, तो उसमें जो ब्राह्मण कैटेगरी है या आपको कायस्थ है या अन्य है, उनमें भी अमीर है और गरीब की है। तो हमें उनको लेकर आना है। और जहां तक आरक्षण की बात है तो भाई अरुण जी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए, जिसको नहीं है वो उसको नहीं देना चाहिए। मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन क्या आप अपने इस स्टैंड पे कायम रहेंगे? हर कोई अगर किसी का जब स्तर सुधरता है तो उनसे अपने लोगों के लिए भी आरक्षण छोड़ना चाहिए। इसलिए छोड़ना चाहिए ताकि उनके हक का जो मिल चुका है अब दूसरे को मिले। ये बात को अमल करना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर जी की बातें सारी पार्टियां करती हैं, क्या उनके मार्ग का कोई अनुसरण करता है? नहीं करता है। भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी जो बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा बनने लायक होगा। तो क्या अगर आप देख लीजिए कि बिहार की ही पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी है, तो उनका राजा कौन होने जा रहा है? उनके उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं। लेकिन आपसी मतभेद को जो दूरी है उसको आप मत बढ़ाइए। आपको जो करना है आप अपनी स्वस्थ वातावरण में राजनीति कीजिए, लेकिन इस प्रकार का कहीं भी किसी प्रकार का कृत्य को पैदा नहीं करना चाहिए जिससे समाज में हिंसा का भावना जगे। और जहां तक नीति आयोग है, देश के अंदर नीति आयोग है, वो तय करती है कि उसको किस प्रकार से अपने सारे प्लानिंगों को बनाना है, उसको एग्जीक्यूशन कराना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक राज्यों को एक अहम आदेश भी दिया था कि आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जातियों को ऊपर और नीचे की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो जब सारी विकल्प खुले हैं तो फिर जातिगण जनगणना खास करके इसमें क्या तकलीफ है? इससे क्या तकलीफ है? इससे तकलीफ करने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब हम विकास की धारा बढ़ाने की बात कर ही रहे हैं तो फिर आप वो
40 की 19 के 40 में क्यों जाना चाहते हैं? आप उससे अलग निकलिए। आप 21वीं सदी में है, मॉडर्नाइजेशन को लेकर आइए। आप ये तय कीजिए कि आपका समाज किस प्रकार से आगे बढ़े। हम अगर नीचे की कैटेगरी में शामिल होते हैं तो क्या उससे मेरा विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो ठीक है, वो जवाब उनसे लेंगे राहुल जी, वो जवाब उनसे लेंगे, लेकिन आप अभी तकलीफ की बात कर रहे थे। आपको क्या तकलीफ है जब आपकी पार्टी ने इतने बड़े बड़े, आपने जीएसटी लागू कर दिया, आपने नोटबंदी जैसा इतना प्रभावकारी फैसला लागू कर दिया, उस समय नहीं देखा गया। अब क्यों आप ये जनता के हित में ये भी कह दीजिए कि ये मांग बिल्कुल सरासर नाजायज है, और अगर है तो, अगर आपको लगती है तो, अगर आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि मांग नाजायज है, इससे समाज में अस्थिरता फैलेगी, तो आप बोल दीजिए इनको सबको। क्यों फिर आप एक तरीके से एक राज्य में अपनी जो आपकी सरकार बनी हुई है आपके गठबंधन में, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं? देखिए पवन जी, सबसे अहम बात ये होती है कि कभी भी सारी बातों को एक देश का एक नागरिक भी अपनी मांगों को रख सकता है देश के अंदर, अगर उसे उसकी आवश्यकता नजर आती है तो। लेकिन नहीं, इसकी प्रशंसा उन्होंने भी की, इसकी प्रशंसा नीतीश कुमार जी ने भी की। उन्होंने, अभी मैंने उनकी बाइट चला के सुनाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी। लेकिन बात सुनने के साथ ही अगर आप इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले ले रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिए कि भाई इस चीज से, इस फैसले से इतना बड़ा दुष्परिणाम इसके ये हो सकते हैं। आपको नहीं पता, बार बार ये बात कही जा रही है, आप भी सुनिएगा अरुण कुमार जी, जब बार बार ये बात कही जा रही है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर आप जातिगत जनगणना लेकर आ जाएंगे, मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूं, ब्राह्मण जाति से आता हूं, ब्राह्मणों के लिए आपने 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी, और हमारी उस समय अगर मान लीजिए जनसंख्या 1 करोड़ है तो हम तो कहेंगे इसको 5 करोड़ करो, अभी 10% है, इसको हम फिर 50% करके लेंगे। ये भी तो इसके दुष्परिणाम आएंगे ना। जब आप किसी एक नए कानून को लेकर बात करते हैं तो उसके दुष्परिणामों पर भी तो बात करेंगे। देखिए पवन जी, सबसे अहम बात यह है किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो लोकतंत्र का जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सरकार को चलनी चाहिए। और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जातीय जनगणना से हटके हमें दूसरे विकल्प की तरफ चलना चाहिए। और हमारी पार्टी का ये स्टैंड पहले से भी क्लियर है कि अगर 2014 के पहले की भी सरकार की बात कर ले तो उन्होंने क्या आज तक कराया? उनके भी शासनकाल में ये मांगे उठी थी, लेकिन उन्होंने उसका नाम बदलकर कराया और अपने, लेकिन आप ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हम इनको दो टूक बना क्यों नहीं कर पा रहे। अरुण कुमार जी, आपके पास आते हैं। आपको पता 1931 में ही ऐसा हुआ था, और उस समय अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग, उन्हीं के टाइप के, उन्हीं की विचारधारा वाले अधिकारी थे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। आजादी मिलने के बाद हमने ऐसी हरकत नहीं की, हमने ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, हमने ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए। कुछ तो रहा होगा। कांग्रेस के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहे, लालू यादव जी कसीदे पढ़ते थे कांग्रेस पार्टी की शान में, उन्होंने भी इसके आंकड़े जाहिर नहीं किए। कुछ तो कारण आखिर रहा होगा ना। ये शुरू से ही लोग, समाज के कुछ लोग 10% की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो समाज के कुछ लोग 90% प्रशासन को कर ही रहे थे ना। कहाँ दिक्कत हो रहा था? कहाँ आपका निचले तबके के लोग कितने विधानसभा में या लोकसभा में चुन करके जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सर 15 साल सरकार चला रहे हैं, ये आपका फेल्योर है कि निचले तबके के लोग अभी भी निचले तबके में जी रहे हैं। ये सरकारों का फेल्योर है, आपकी पार्टी का फेल्योर है। इसके बाद अगर भाजपा की सरकार जिन राज्यों में वहां पर है तो उनका फेल्योर है, कांग्रेस का फेल्योर है। आप इसको जातिगत ताना बाना, जातिगत विद्वेष, समाज में एक तरीके से कटुता क्यों पैदा करना चाहते हैं आप अपनी जातिगत राजनीति की वजह से? इससे कटुता फैलने वाली ही नहीं है। 2011 में भी हुई थी जातीय जनगणना, आपने उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया? क्या हो गया? उसको जारी करने से क्या पूरा भूकंप आ जाता पूरे देश में? कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा जो है, पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो आरक्षण की बात है, राज्य सरकार किसी में छोड़ दिया कि राज्य सरकार जिसको पिछड़ा में शामिल करना है शामिल करे, जिसको अति पिछड़ा में शामिल करना है शामिल करे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब जातीय आधारित हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं रहेगी तो कैसे हम उस जाति के लोगों को ही पिछड़ा और अति पिछड़ा में शामिल कर लेंगे? और जब शामिल करेंगे तो उस अनुपात में आरक्षण को भी बढ़ाना चाहिए। तो कितना जनसंख्या उसका होता है जिससे कि हम आकर तो उसको उस
अनुपात में आरक्षण बढ़ाएं। तो ये सब चीजें बहुत मुश्किल हो रही है। और जब आप बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जातीय, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन होना बहुत जरूरी है। आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि संवैधानिक मर्यादाओं को देखते हुए ही हम लोग ने ये कदम उठाया है। ठीक है राहुल आनंद जी, उन्होंने सामाजिक मर्यादाओं को देखते हुए वो ये मांग कर रहे हैं, और अब तो साफ तौर पर दो टूक उन्होंने ये भी कह दिया है, केंद्र सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम अपने राज्य के लिए तो स्वतंत्र हैं, राज्य में लागू करा लेंगे और राज्य में करा लेंगे जनगणना। देखिए, आरजेडी वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको जातीय पॉलिटिक्स में ज्यादा भरोसा होता है और ये करते भी हैं। और नीतीश जी के साथ नजदीकियां भी बढ़ रही हैं, चिंता आपको भी हो रही होगी। देखिए, ये एमआई समीकरण पे ही चलते हैं। देखिए पांडे जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है, और हम जब 21वीं सदी में जब हम मंगल ग्रह और चांद पे जाने की बात करते हैं, उस समय हम, और बड़ा खेद होता है कि हमारे देश के अंदर के कुछ लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। आप इससे बाहर निकलिए, आप अमीरी और गरीबी की जनगणना कराइए। एक बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं संजय पासवान जी, ठीक है, वो दलित जाति से आते हैं। वो जब अपने विधानसभा में जब वो जाते हैं, जब वो विधानसभा में जाते हैं, वो जब विधानसभा जब चलता है, जब वो जाते हैं, तो उन्होंने एक टैग लगाया था, उस पर लिखा था कि गरीबी की जनगणना होनी चाहिए। ये उनकी सूझबूझ और समझ है जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, कि उन्होंने लिखा था कि गरीबी की जनगणना होनी चाहिए, ना कि जाति की जनगणना होनी चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूं। वो तो पासवान जाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने देश की और राज्य की अच्छाई को सोचा और उसको वो आगे बढ़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आरक्षण का जहां तक प्रावधान है, आरक्षण सबको मिलता है, जिसको जरूरत है उसको मिलता है। मैं उसके खिलाफ कभी भी नहीं हूं, मैं उसके समर्थन में ही रहा हूं। लेकिन थोड़ी सी एक बात बताइए, आपने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आपकी संख्या कम होती है तो जाहिर सी बात है कि आप उस संख्या को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। तो ये जो दुष्परिणाम होगा और ये जो प्राकृतिक संसाधन का जो दुरुपयोग होगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये जवाबदेही भी लेनी होगी, और तभी किसी भी कानून को बनाते वक्त काला और उजला का फर्क किया जाता है। तो मेरे समझ से, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता देख रही है, मैं उन सारी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमेशा हमें उन बातों को आगे रखना चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो। हमें अपने देश को बढ़ाना है। जब देश बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा और वो जाति भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर इंसान अगर मानव जाति में जन्म लेता है तो उसे ये स्वतंत्रता नहीं होती है अपने जात को चुनने की। या तो वो ब्राह्मण में आएगा, या तो वो दलित में आएगा, या महादलित में आएगा, या अदर कास्ट में जाएगा। तो ये जो जाति की जो बैरियर है, इसको तोड़ना आवश्यक है, और मेरे समझ से हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करना चाहिए। ठीक है, अरुण कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले भी कर चुका हूँ, अभी कर रहा हूँ कि ये जो जाति जनगणना के बिना समाज का विकास, सामाजिक ताना बाना का विकास संभव नहीं। ये जो कह रहे हैं कि अमीरी और गरीबी की जनगणना कराने से क्या होने जा रहा है? जब यही नहीं पता चलेगा कि गरीब कौन लोग है, अमीर कौन लोग है, ये पता नहीं चलेगा तो उसको कैसे सामाजिक समरसता स्थापित कर रहा है? आप इतना जाति जनगणना से इतना हड़प क्यों रहे हैं? अगर ये गरीब कोई है, आप फिर जाति के आधार पर आपके आंकड़े में वो नहीं फंसता है तो उसका फिर विकास नहीं होगा। यही तो लॉजिक आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जाति जो है, कोई वर्ग विशेष है, वो किसी योजना से अगर पिछड़ा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि अमुक जाति का, इसलिए इसको नहीं देंगे लाभ। हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। क्यों कहते हैं वो अति पिछड़ा का बेटा हूँ? क्यों कहते हैं वो अपने आप को चाय बेचने वाला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा हूँ? चाहे हमारे बाप दादा चाय बेचते थे, क्यों कहते थे? क्योंकि वे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये कर दिए, अति पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक संस्था बना दिए। क्यों आपने संवैधानिक संस्था बना दिए? जब उसको कोई पावर ही नहीं दिए तो क्यों बना दिए? आप जनता को भरमाने का कोशिश मत कीजिए। जनता को दो धारी तलवार पर मत चलाइए कि इधर भी चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं। स्पष्ट बोलिए
अगर मोदी जी को कहना है कि नहीं कराना है तो स्पष्ट बोले। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है ही, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोले कि हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का बेटा हो जाएंगे, शहर का बेटा हो जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ का बेटा हो जाएंगे। ये चलने वाला अरुण कुमार जी, आखिर आते आते आपने अंत में स्वीकार ही कर लिया कि सब कुछ चुनाव के लिहाज से ही हो रहा है, इसीलिए आप भी एकदम से प्रेशर बना रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आपके भाई साहब, लेकिन आपके जो साथ में आज हाथ में हाथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे नीतीश कुमार जी, वो तो लड़ रहे हैं ना। उन्होंने तो घोषणा कर रखी है कि 100 सीटों पर लड़ेंगे और उनकी जो जाति का वोट है वो भी वहां पर अच्छे परसेंटेज में है। मैं जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह स्टैंड लिया, नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद के पात्र है। और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोग भी धन्यवाद के पात्र है, बिहार बीजेपी के, जो इन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित किया। मैं तमाम लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल तमाम लोगों को बधाई देता है और धन्यवाद करता है कि आप लोगों ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बोलने का काम किया, पूरे बिहार असेंबली बोलने का काम किया। और राहुल जी जो बोल रहे हैं कहाँ का, बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं अरुण कुमार जी, पक्ष विपक्ष एक साथ खड़े हों और पलटू राम कहने वाले को आज आप धन्यवाद दे रहे हैं। राहुल गांधी, चिंता हो रही है क्या? पलटू राम जी जिसको कहते थे फिर पलटी मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद करने का जो काम करेंगे उन्हें धन्यवाद दिया ही जाएगा, चाहे वो किसी प्रकार से उनको पलटू राम करिए या पलटू राम करिए। लेकिन आज उन्होंने जो काम किया है वो बधाई के पात्र है। नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और नीतीश कुमार जी ने भी तेजस्वी को बधाई दिया। ठीक है अरुण कुमार जी, ये तो साफ दिख रहा है डिप्टी सीएम पद से अगर हटा दिया तेजस्वी को तो वो पलटू राम थे और आज आपके साथ आपके जातिगत मुद्दे पर खड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। राहुल गांधी जी, ये दोस्ती क्या कुछ कह रही है? चिंता हो रही है क्या? देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो पाक और पवित्र है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का संदेह नहीं है और कयास लगाना विपक्ष का काम होता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था पांडे जी, बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही थी जिसमें मैंने कहा था कि लोकतंत्र में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। नीतीश जी, हो सकता है कि मत का भेद लेकर अभी प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं, लेकिन मन में कोई भेद नहीं है। मैं इस बात को शुरू से कह रहा हूँ। और मैंने आपको एक चीज और स्पष्ट किया था कि पहले हमारे बिहार में पहले यादव जाति जनरल कैटेगरी में आती थी, बाद में ओबीसी में कर दिया गया, अपने फायदे के लिए कर दिया गया, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप में मैं आ रहा हूँ, ये लालू जी का किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि इनको ये अपना अवसर खोज रहे हैं, किसी प्रकार से अपनी बातों को भुना लेने के लिए ये अवसर खोज रहे हैं और कुछ नहीं। जिनको जनता ने नकारा उस वक्त, वो अभी अवसर खोज रहे हैं अपने लिए। लेकिन और आप इनको नकारने के लिए, इनकी मांग को नकारने के लिए ये अवसर खोज रहे हैं कि कैसे भी करके 2022 के जो विधानसभा चुनाव 7 राज्यों में होने वाले हैं, ये वक्त चल जाए, ऐसा ही है राहुल जी? देखिए, नहीं पवन जी, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर चुनावें चलते रहती है, कोई ये नई बात नहीं है। हर साल कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, लेकिन देश की जो विकास की जो रफ्तार है वो चलते रहती है। जब भी चुनाव नजदीक आता है तो लोग चाहते हैं कि अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को लेकर आए, लेकिन उसमें चुनना ये होता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात प्रतिकूल है। अनुकूल बातों को छोड़कर प्रतिकूल बातों पे रहिए। अगर आप बात कर ले थोड़े सा के लिए विपक्ष के ही रवैये को बात कर लेते हैं, तो जो संसद चल रहा था हमारा, तो संसद में इन्होंने अपनी संसदों की पीठ थपथपाई, इसलिए थपथपाई क्योंकि संसद चला नहीं। लेकिन इन्हें थोड़ी सी भी ये फिक्र नहीं हुआ कि देश के लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है बिना मतलब की बातों को कर। सरकार जब संवेदनशील थी और कह रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि आप तीखी सवाल पूछिए, इसलिए क्योंकि कोरोना को लेकर जो मौतें हुई है उससे सरकार आंकड़ों को स्पष्ट करेगी। लेकिन हमारा विपक्ष इधर उधर की बातों पे चला गया। विपक्ष अपनी मेन भूमिका से हटकर अपनी नाम की तलाश में चला गया। तो मैं इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। मुझे लगता है और हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि हमें अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए। जब हम चांद पे जा रहे हैं और हम मंगल पे जा रहे हैं, तो हमें जाति जनगणना में फंसने से अच्छा है कि हम उस डेवलपमेंट को और रफ्तार दें। और मैं आपको इस चीज को विश्वास दिलाता हूं कि आज कोई भी अगर
कार्यकारिणी बनती है, कोई भी कार्य अगर बनता है, योजना बनती है, तो उस योजना को बनाने में कभी कोई बता दीजिए, कहीं से कोई आंकड़ा निकाल कर दिखा दीजिए कि जो ओबीसी के लिए या अन्य जातियों के लिए जो भी चीज बनाई जाती है, जो गरीब है, क्या उनको कभी नहीं मिला? मीडिया ने कभी इस चीज को दिखाया या विपक्ष ने कभी इस बात को उठाया कि भाई आपने जो योजना बनाई है ये इस फलाने आदमी को नहीं मिला है? कभी किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि वो स्पष्ट रूप से वो मिलता ही जा रहा है, सबको मिल रहा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये होना चाहिए। अगर हमारा विपक्ष अगर मुखर होता तो वो आज वो हमें ये कहते हुए घेरता कि आपने जो बिहार में जो कार्य योजना चला रहे हैं फलने लोगों को नहीं मिल रहा है, तब जाकर इसकी जरूरत और वजूद को समझ में आता। अभी सिर्फ बातों को बनाकर, बातों को बोलकर केवल ये लोग अपनी वोट बैंक की पॉलिसी को ठीक करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है अरुण कुमार जी, वोट बैंक वही वापस लौट के आ गया। वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही आप सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं, और खासकर अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए आपने इसको एक और सियासी तूल दे दिया है। बाने को बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। बिगाड़ के रखे हैं ये लोग जो है ये इतना दिनों से बिगाड़ कर रखे हुए। हम लोग उसको सामाजिक समरसता पैदा करना चाह रहे हैं, सामाजिक ताना बाना बोलना चाह रहे हैं। और ये अगर जब इतना ही इन्हें दर्द है तो इनके नेता क्यों नहीं बोल देते हैं कि जातीय जनगणना कराने से देश में दंगा फैल जाएगा? बोल दें कि देश में दंगा फैल जाएगा, ये नहीं कराएंगे। ये आधा इधर वाली बात मत कहिए। आपका बिहार बीजेपी कह रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और लोग बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग बोल रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों कुछ कुछ लोग हैं जो कि ये इस आंकड़ा को प्रकाशित नहीं करवाना चाह रहे हैं? क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ आखिर क्यों इनसे डर क्यों है? जातीय जनगणना से क्या दंगा फैलने वाला है? जब हिंदू और मुसलमान के आप हिंदू और मुसलमान के करके जनगणना करा रहे हैं तो दंगा नहीं फैल रहा है। और SC का आप जनगणना करा रहे हैं तो उससे दंगा नहीं फैल रहा है, और उसमें ओबीसी आप जोड़ेगा तो उसमें दंगा फैलने का काम करेगा। ये लोग जनता को भरमाने का कोशिश जो कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जनता को हाई बात करने का कोशिश कर रहे हैं, ये अब पहले वाली बात नहीं है। देश की जनता जान गई कि आप कहाँ चोरी, आपके दिमाग में कहाँ चोट छुप करके बैठा हुआ है, आपके दिलों में चोट छुप करके बैठा हुआ है। और ये गरीबों का हाथ मार करके कुंडली मारे हुए हैं, वो खुलने वाला है। इसके कारण लोगों में खलबली मची हुई है कि कहीं हमारा भेद नहीं खुल जाए, जातीय जनगणना होगा तो। ये जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आप इसके हाथ पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उसको देने का प्रयत्न कीजिए। आप अगर खाना खा करके जो लाल किए हुए हैं तो गरीब आदमी है उसका पेट में कैसे आने जाएगा, इसका पर विचार करने की जरूरत है। वो विचार आप लोग नहीं करना चाह रहे हैं, और सिर्फ लाल ही लाल करना चाह रहे हैं। लेकिन अरुण कुमार जी, जनता तो हमें जातिगत जनगणना की मांग नहीं बल्कि कुछ और ही मांग करती हुई दिखाई दे रही है। जनता तो शिक्षा मांग रही है, जनता तो स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं मांग रही है। आप वो सब तो दे नहीं पाए, लेकिन आप वो जनता जो है वो गरीब की गरीब बनी रहे, वंचित बनी रहे, शोषित बनी रहे, और आपकी पार्टियों में शामिल होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपकी जो तमाम पार्टियां यही तो कर रही हैं। राहुल आनंद जी क्या जवाब देंगे? देखिए पवन जी, भाई अरुण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और आपने भाई अरुण जी की जो बातों को सुना होगा, उनकी बातों में कहीं भी एकता का बात नहीं दिखा है, उनको सिर्फ और सिर्फ दंगा दिखाई दिया है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि भारत में खास करके दो ही धर्म हैं अभी, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, फिर साथ में पारसी है और क्रिश्चियन लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं। और हमारा देश अनेकता में एकता का परिचय देता है। लेकिन अगर भाई अरुण जी की बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बार बार दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा की बातें ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब हम खास करके जब एक हिंदू को संगठित करने की बात करते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? आपको क्यों मिर्ची लगती है? आप हिंदू मुसलमान को क्यों लेकर आते हैं? मैंने तो कभी किसी बातों को नहीं कहा। आप बताइए कि हमारे देश में आप देखेंगे अगर खास करके तो हमारे देश में अभी जो सरकार शासन कर रही है उसके शासनकाल में हिंदू मुसलमान और अन्य धर्म के लोग ज्यादा सुरक्षित हैं कंपेयर टू कांग्रेस। आप इस चीज को देखिए और इस चीज को अमल कीजिए।
लेकिन बस और बस जाति के बातों को बात कर कर किसी प्रकार से सत्ता में आ जाना है, सत्ता में स्थापित हो जाना है और फिर अपनी ही मर्जी का चलाना है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भाई अरुण जी से, आपने कभी विकास के लिए बोला? आप तो खुद बिहार से आते हैं, मैं खुद भी बिहार का हूं। आपने क्या कोई अभी तक निकाला ऐसा डाटा कि कौन कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है और उसमें किस किस जाति के लोग आते हैं? क्या आपने निकाला? आपने नहीं निकाला। आपने तूल देने का काम किया। आपने समाज में मेरी बात को समाज में बातों को काम किया है और जनता जो चीज मानती है पवन जी ने बोला कि जनता शिक्षा मानती है, जनता गरीबी की बात करिए ना, जातिगत की बात क्यों कर रहे हैं? गरीब फिर चाहे गरीब तो गरीब है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, और हिंदुओं में भी चाहे वो यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, फिर गरीब की बात करिए ना। हमारे यहाँ ब्राह्मण की गरीबी की स्थिति क्या है? ब्राह्मण में जो गरीब लोग हैं उसके लिए योजना कैसे बनेगा? जब हम नहीं जानेंगे कि ब्राह्मण गरीब है, अब सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण बहुत अमीर है, सभी लोग जान रहे हैं कि ब्राह्मण बहुत अमीर है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि ब्राह्मण गरीबी ही से आते हैं। तो गरीबी से आते हैं तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जब सुदामा गए तो सुदामा अगर नहीं बोलते अपनी गरीबी की स्थिति तो भगवान कृष्ण कैसे उनकी मदद करते? तो वही स्थिति आज है, आज पलट गया है। आज भगवान वो लोग बैठे हुए हैं और सुदामा इधर है। बहुत शुक्रिया, घड़ी इतनी इजाजत दे रही है। राहुल आनंद जी और अरुण कुमार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आपने कृष्ण सुदामा का जिक्र किया तो सुदामा से वहां पर जाति का प्रमाण पत्र शायद नहीं पूछा होगा उन्होंने। अब ये जो रार चल रही है इसमें आमतौर पर यही देखा जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर यही कहा जा रहा है, और आरजेडी के प्रवक्ता ने भी कार्यक्रम के अंत में वही बात कही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये पूरी बैठक हुई, उसमें 40 मिनट तक बातों को सुना गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस पर पॉलिसी पार्टी की क्या रहने वाली है, सरकार की क्या रहने वाली है। उधर से कुछ अपडेट आता है तो बताएंगे आपको, एनबी की रहेगी इस पर नजर। फिलहाल पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।